हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने स्टार्ट किया था। अभी इस वीडियो में भी हम उसी लॉ के साथ कंटिन्यू करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए जी, हम अपना जो डिस्कशन है वो वहीं से कंटिन्यू करेंगे एग्जैक्टली जहां पर हमने छोड़ा था इन द लास्ट वीडियो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन आई वुड एडवाइज कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। इट वुड बी इजियर फॉर यू टू गेट होल्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट्स विच आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन टुडेज वीडियो, राइट। तो हम जो लास्ट वीडियो में हमारा जो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज अबाउट एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है। उसको हमने किसी टेबल टॉप पे रख दिया है और उसके बाद हमने देखा था कि सिस्टम में क्या क्या फोर्सेस थे, क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, कैसे इस बॉल के ऊपर एक्ट करने वाले फोर्सेस एक दूसरे के साथ कैंसल कर रहे थे, एंड हाउ द नेट फोर्स विच वॉज एक्टिंग ऑन दिस बॉल बिकेम जीरो एंड दिस स्टेड इन इट्स पोजिशन, इट स्टेड इंटैक्ट, इट डिड नॉट शो एनी मूवमेंट। तो ये चीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये सेम ऑब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। अभी क्या करेंगे हम कि लास्ट डिस्कशन में हमने इस ऑब्जेक्ट को एक टेबल का सपोर्ट दिया था। अब हम टेबल को हटा देते हैं और हम सपोर्ट डायरेक्ट अर्थ के सरफेस का दे देते हैं। लेट्स सी हाउ। चलिए देखिए, यहां पर हमने क्या किया है, वी हैव टेकन द सेम मास। उस मास को हमने अर्थ के ऊपर रख दिया है। हमने क्या करा है, हमने उसको अर्थ के ऊपर रख दिया है। देखिए, जब आपका ये ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस पे था, यही सेम ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस पे था, एंड वी जस्ट लीव दिस ऑब्जेक्ट ऑन इट्स ओन, मतलब हम इसको पहले हमने पकड़ा हुआ था, उसके बाद हम इसको रिलीज कर देते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी क्या रहेगा, इट विल टेंड टू फॉल टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ अर्थ। व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज अर्थ इज एक्सर्टिंग the force of gravity. A force of gravity, an attractive pull is going to be acting on this object from the side of earth. Earth इसके ऊपर एक force exert कर रहा है। उस force के वजह से इसका state change हो जाएगा, क्योंकि ये बात तो हम multiple times discuss कर चुके हैं कि जब भी force किसी object पे act करता है then it is such a physical cause that it can change the state of that object. तो अभी अगर हाँ, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इनिशियली हमारे हैंड में है, मतलब इसका जो इनिशियल स्टेट है वो रेस्ट है। जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करा, देन फ्रॉम इट्स इनिशियल वेलोसिटी विच इज जीरो, दिस ऑब्जेक्ट विल टेंड टू गेन वेलोसिटीज व्हाइल इट इज कमिंग टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ की तरफ अप्रोच करेगा और ऑन द वे इसकी वेलोसिटीज बढ़ती जाएंगी। इसको हम बोलेंगे स्टेट चेंज, कि अभी इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है। जब मैंने इसको होल्ड किया हुआ था तब भी इसके ऊपर फोर्स काम कर रहा था, लेकिन क्योंकि तब मैंने इसको होल्ड किया हुआ था, दैट मीन्स द सपोर्ट ऑफ माई हैंड वॉज एबल टू कैंसल द फोर्स विच वॉज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, जिसके वजह से ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा था जब मैंने इसको पकड़ा हुआ था। बट द मोमेंट आई रिमूव्ड माई हैंड, द मोमेंट आई जस्ट विड्रू दैट सपोर्ट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर केवल एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, विच इज द ग्रेविटेशनल पुल विच इज एक्टिंग फ्रॉम द साइड ऑफ अर्थ। और वो फोर्स के वजह से, मतलब वो अनबैलेंस्ड फोर्स के वजह से ये ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करता है, मतलब ये रेस्ट से मोशन की स्टेट में आ जाता है एंड इट बिगिंस टू मूव, एंड इट कैन बी वेरी इजिली सीन एक्सिलरेटिंग थ्रू इट्स जर्नी, राइट। अब हमने क्या कर दिया, अब हमने ये ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये सरफेस पे आएगा, सरफेस पे हिट करेगा और उसके बाद सरफेस पे रेस्ट करेगा। मतलब ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, जब हमने इसको रिलीज कर दिया इसने अर्थ के सरफेस को टच कर लिया, अभी ये वहां पर इट विल रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। दैट मीन्स नाउ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट अगेन। तो अब हम देखते हैं कि इस सिचुएशन में इस पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। देखिए, जब ये यहां पर था, व्हेन इट वाज लेफ्ट ऑन इट्स ओन, in this interaction there were only two forces. One force is the force which earth is exerting on this object, और दूसरा है reaction force जो कि ये ऑब्जेक्ट अर्थ पे exert कर रहा है। ठीक है, जितने फोर्स से आपका अर्थ इस ऑब्जेक्ट को पुल करेगा अपनी तरफ, उतने ही फोर्स से ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, जबकि अर्थ पुल नहीं हो पाएगा बिकॉज अर्थ इज अ वेरी मैसिव ऑब्जेक्ट और उसको मूव करने के लिए केवल उतना सा फोर्स सफिशिएंट नहीं है।
right? So because of insufficiency of the force, you will not see any acceleration in the earth, but we will see this object well accelerated, and we will see the change in its velocity appearing. तो उस वक्त हमारे जो इंटरेक्शन है, उस इंटरेक्शन में केवल एक पेयर ऑफ फोर्स है. आई मीन उस इंटरेक्शन में सिर्फ दो फोर्सेस हैं. वन पेयर इज टू फोर्सेस, so which is existing. One is the action force which is exerted by the earth on this object, and the other is the reaction force which is exerted by this object on earth. ठीक है, वो रिएक्शन फोर्स. तो ये एक्शन, ये रिएक्शन, ये दो फोर्सेस हमारे थे उस वक्त की इंटरेक्शन में. अब जब ये ऑब्जेक्ट सरफेस को टच कर लेता है, अर्थ के सरफेस पे आके रुक जाता है, अब आपके पास आपके अकॉर्डिंग जो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस होने चाहिए सिस्टम में, जो टोटल नंबर ऑफ इंटरैक्शंस आपको दिख रही हैं सिस्टम में, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव फोर्सेस आपको दिख रहे हैं सिस्टम में, वो कितने होने चाहिए? देखिए, बहुत बार किसी को लग सकता है कि अभी भी दो ही होने चाहिए. मतलब एक जो ऑब्जेक्ट का वेट है विच इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द साइड ऑफ अर्थ, एक तो ये वेट ही होना चाहिए जो कि पहले भी था, और ऑब्वियसली एक इसके द्वारा जनरेट किया हुआ रिएक्शन होना चाहिए विच इज, जो कि पहले भी था. आई मीन द फोर्स विद विच दिस ऑब्जेक्ट इज पुलिंग द अर्थ, वो भी होना चाहिए. तो मेरे अकॉर्डिंग अब इस सिचुएशन में आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाएंगे सिस्टम में, वो दो नहीं होंगे, वो चार होंगे. देखिए, फोर्सेस हमेशा क्योंकि पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, तो फोर्सेस विल नेवर बी 3, दे विल नेवर बी 5. द नंबर ऑफ फोर्सेस इन अ सिस्टम विल ऑलवेज बी इवन नंबर ऑफ फोर्सेस, क्योंकि फोर्सेस हमेशा ही पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. तो या तो जीरो फोर्स होगा, कोई फोर्स है ही नहीं, या फिर दो फोर्सेस होंगे, या चार फोर्सेस होंगे, 6 फोर्सेस होंगे. दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू गो ऑन, right? So in this situation, when this object has arrived on the surface of earth, in this situation there will be in totality 4 forces existing in the system. इस पूरे इंटरेक्शन में अभी 4 फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे. कौन कौन से, एक बार डिस्कस कर लेते हैं. एक फोर्स तो आपका यही रहेगा, द वेट विच इज गोइंग टू एक्ट ऑन द बॉडी, और एक फोर्स आपका वही रहेगा, द रिएक्शन विच इज जनरेटेड which is seen in the form of the force exerted on earth due to this object. इस ऑब्जेक्ट के मास की वजह से अर्थ भी एक पुल महसूस करेगा, that will be the reaction force. तो ये दो फोर्सेस तो वही हैं जो पहले भी थे. दो और नए फोर्सेस यहां पर आ जाते हैं. वो कौन से रहेंगे? वो फोर्स रहेगा कि जब आपका ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस को टच करेगा, जब आपका ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस को टच करेगा, तो इसके वजन के वजह से ये इस सरफेस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. ये ऑब्जेक्ट का वेट है, ये ऑब्जेक्ट का वेट है. जब ये ऑब्जेक्ट दूर था तो केवल रिएक्शन फोर्स था, लेकिन ये अपने वेट के वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा था. ठीक है, आई मीन इस तरह से इसका वेट एक्ट कर रहा था, और अभी जो अर्थ के सरफेस पे एक फोर्स एक्सर्ट होने वाला है, वो भी इसके वेट के वजह से होने वाला है. दैट इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. वो पहले नहीं था, लेकिन अब होगा. जब आपके पास ये ऑब्जेक्ट ने कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश कर लिया है अर्थ के सरफेस के साथ, तो वो भी एक फोर्स आने वाला है पिक्चर में आप. ठीक है, सो देयर विल बी अ फोर्स विच विल बी exerted on the surface of earth due to the weight of this object. वो भी आपका इसी तरह से एक्ट करेगा, और वो भी आपके mg के बराबर ही होगा, क्योंकि जितना इसका वेट है उतना ही फोर्स से ये अर्थ को प्रेस करेगा. सिंपल सी बात है. अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा कि द surface of earth on being pressed by a certain force will again generate a reaction. तो इस फोर्स का भी एक रिएक्शन जनरेट होगा, जिसको कि हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन. तो वो नॉर्मल रिएक्शन नाम का भी एक फोर्स इस सिचुएशन में क्रिएट हो जाएगा, एंड दैट फोर्स विल बी एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट. तो अभी हमें ये क्लियर हो गया कि इस वक्त व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रेस्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, इन दिस सिचुएशन इन टोटलिटी देयर आर 4 forces of interaction. One is the weight of the object, one is the force with which this object is exerting pressure on the earth's surface, which is equal to the weight itself. वजन के बराबर के फोर्स से ही वो उसको प्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट हो गया,
और एक चौथा फोर्स है वो तो है ही है, विच इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो कि आप कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसके वेट की वजह से जो उस पर ग्रेविटेशनल पुल अर्थ ने एक्सर्ट किया है उसकी वजह से एक फोर्स अर्थ पे तो एक्ट कर ही रहा है, वो फोर्स तो है ही है. सो इन टोटलिटी देयर आर 4 फोर्सेस ना, राइट. लेकिन वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है विच इज रेस्टिंग ऑन द टेबल, विच इज रेस्टिंग ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, इसके ऊपर अभी नेट फोर्स 0 हो जाएगा. इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट करेगा वो 0 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसका खुद का वेट विच इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द साइड ऑफ अर्थ, दैट वेट विल बी कैंसल्ड आउट बाय द नॉर्मल रिएक्शन विच इज जनरेटेड by the earth's surface, which is because see that normal reaction, वो normal reaction है क्या? वो normal reaction अर्थ के सरफेस में जनरेट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसने अर्थ के सरफेस को प्रेस करने की कोशिश करी है. सिंपल सी बात है. तो ये ऑब्जेक्ट है, इसने अर्थ के सरफेस को प्रेस करने की कोशिश करी है, मतलब इस ऑब्जेक्ट ने अर्थ के सरफेस के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया है. तो ये अर्थ का सरफेस भी तो एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट करेगा ना. तो ये नॉर्मल रिएक्शन आपका बॉडी के ऊपर आ गया, जो इस बॉडी ने अर्थ पे फोर्स एक्सर्ट करा था वो अर्थ ने महसूस किया. यू नो दैट फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अर्थ. सो अगर आप ये ऑब्जेक्ट देखते हैं तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फिलहाल 2 फोर्सेस काम कर रहे हैं. वो दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन फोर्सेस नहीं है, पर वो कोई दूसरे मतलब एक फोर्स किसी दूसरे पेयर का पार्ट है और दूसरा फोर्स किसी दूसरे इंटरेक्शन का पार्ट है. लेकिन द पॉइंट इज दैट देयर आर 2 फोर्सेस विच आर एक्टिवली एक्टिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट, ड्यू टू विच द नेट फोर्स विच इज गोइंग टू बी एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट विल बी 0. तो इस सिचुएशन पे इस पे नेट फोर्स हमारा 0 हो जाता है और ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजिशन में रहता है. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. अच्छा जी, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैंने आपको ये एक्सप्लेन क्यों किया इस वक्त. ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन करा बिकॉज फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जो आपके एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होते हैं ये वैसे आपके मतलब फॉर दीज फोर्सेस टू एग्जिस्ट इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन. जैसे अगर मैं बोलूं कि अर्थ है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ के टच में हो, अर्थ का वो अट्रैक्टिव फोर्स तभी काम करेगा, ऐसा नहीं है. वो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की ग्रेविटी में प्रेजेंट होना चाहिए. मतलब जहां तक अर्थ की ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही है उतने एरिया में कहीं पर भी प्रेजेंट हो तो ग्रेविटेशनल पुल काम करेगी. जरूरी नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सरफेस के साथ कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए. दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट असेंशियल नहीं है. अगर कॉन्टैक्ट होगा वो तब भी एक्ट करेगी और अगर कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका तब भी काम करता है. बट इन दिस इलस्ट्रेशन व्हाट आई वाज इंटेंडिंग टू टेल यू, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कोई भी चीज किसी सरफेस के जब टच में आती है, कोई भी चीज जब किसी सरफेस के टच में आती है तो एकदम से एक और पेयर पैदा हो जाता है. ठीक है, देखिए हम अर्थ पे हैं तो दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट का वेट है और वेट ने जो एक रिएक्शन क्रिएट करा है विच इज नथिंग बट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ, ये वाला पेयर तो आपका हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा. लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा फोर्स का पेयर जो आपका एकदम से एक्टिवेट हो जाता है वो तब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के टच में आता है. दैट मीन्स व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज गोइंग टू अपीयर or it is going to develop a contact with another surface. वो another surface कुछ भी हो सकता है. वो another surface अर्थ का ग्राउंड भी हो सकता है, वो another surface कोई टेबल भी हो सकता है, वो another surface किसी का हाथ भी हो सकता है, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट अपने हाथ में रखा है. दैट मीन्स जब भी कोई भी चीज किसी दूसरे चीज के टच में आएगी तो एक पेयर फोर्सेस का हमेशा जनरेट हो जाता है. वो पेयर ऑफ फोर्सेस क्या है कि एक तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपने वेट के वजह से उस सरफेस पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करना शुरू कर देती है जो कि इसके वेट के बराबर ही है. दैट मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट व्हेन इट कम्स इन टच विद सम अदर सरफेस इट immediately begins to exert a force on that surface which is equal to its weight itself, and in reaction to that this surface also exerts a force on this object which is called the normal reaction. तो इसके वेट के वजह से एक फोर्स आपका इस सरफेस
पे एक्सर्ट किया जाएगा और ये सरफेस बदले में एक रिएक्शन जनरेट करेगा इसी ऑब्जेक्ट पे, जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ये फोर्स की जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज ये हमारे बहुत सारे इंटरैक्शंस में काम आती है। जैसे अगर हम सरफेस पे चल रहे हैं, सपोज हम वॉक कर रहे हैं, तो जब हम वॉकिंग करते हैं तो हमारी जो बॉडी है, जैसे मतलब कि हमारी बॉडी इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड सरफेस ऑन विच वी आर वॉकिंग। हमारे फीट के थ्रू एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो जाता है हमारी बॉडी में और ग्राउंड सरफेस में, तो वहां पर भी ये फोर्सेस काम आते हैं। कोई भी दो चीज जो आपस में कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर रही है, वहां पर ये वाला एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा जनरेट हो जाता है। अब इसकी हेल्प से हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को स्टडी करने वाले हैं। चलिए जी, अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉकिंग। कि हम जो वॉक करते हैं किसी भी सरफेस पे, वो जब वॉकिंग हम करते हैं तो क्या क्या फोर्सेस ऐसे हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं और उनके कैसे कैसे रिएक्शंस जनरेट होते हैं। दैट इज हाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। आई मीन न्यूटन्स थर्ड लॉ की हेल्प से हम ये देखेंगे कि क्या फोर्सेस हैं जो हम क्रिएट करते हैं, जिसके वजह से क्या क्या रिएक्शंस पैदा होते हैं और जिसकी हेल्प से हम चल पाते हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। बट ये डिस्कशन, ये मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि देयर इज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू वॉक ऑन द सरफेस और वो कैसे वॉक कर पा रहा है। पर इसको समझने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है जो हमें समझना पड़ेगा, जिसके बिना हम ये मॉडल नहीं समझ सकते। दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपने फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है एंड हाउ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हेल्प्स इन सो मेनी फिनोमिना विच आर एग्जिस्टिंग अराउंड अस, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। चलिए, पहली बात, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा फोर्स होता है? देखिए, अगर सपोज हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जस्ट वी टेक एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के ऊपर मैं रख देती हूँ। पहली बात, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम जब भी बात करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब एक सरफेस दूसरे सरफेस के टच में होगा। ये बिना टच वाला एग्जिस्ट वाला फोर्स नहीं है। दिस इज नॉट दैट फोर्स विच इज गोइंग टू एग्जिस्ट इवन विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। सो देयर हैज टू बी अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन। ठीक है, तो अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है एंड यू प्लेस दिस ऑब्जेक्ट ऑन एनी सरफेस, तो देखने में तो हमें लग रहा है कि हाँ ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो एक स्मूथ से सरफेस पे हमने रख दिया है, तो इसमें फ्रिक्शन वाली क्या बात है? देखिए, फ्रिक्शन हम जनरल टर्म में जब पढ़ते हैं या सुनते हैं, या हम कभी डेली लैंग्वेज में हम इसको डेली लाइफ में इस वर्ड को यूज करते हैं, देन फ्रिक्शन का मतलब होता है खुरदरापन, इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस, या कोई चीज जो बहुत स्मूथ ना हो, हम उसको बोलते हैं कि बहुत फ्रिक्शन है इस सरफेस पे, ऐसा हम बोलते हैं। तो यहां पर फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज एक्चुअली अ फोर्स which gets activated or which comes into play when one object tries to move on another object. There is a physical contact between two objects and one object is trying to move on another object on the other surface. At that time, a force comes into play which is called force of friction. ये फोर्स तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पे सिर्फ पड़ा हुआ है। इफ आई एम जस्ट कीपिंग दिस ऑब्जेक्ट ऑन अ सरफेस, इफ आई एम जस्ट कीपिंग इट, आई एम नॉट मेकिंग इट मूव, आई एम जस्ट कीपिंग इट. So as long as it is kept on the surface, the force of friction is zero. That means there is no force of friction. So this force of friction will come into play only when this object is tried to move on another surface. That means जब आप एक ऑब्जेक्ट को दूसरे किसी सरफेस पे मूव कराने की कोशिश करते हैं तो ही आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होता है. सिर्फ रख देने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट नहीं होता. ठीक है, तो अभी अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज केप्ट ऑन अ सरफेस, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट दिस टाइम? जीरो. बिकॉज अभी हमने कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि ये मूव कराने की कोशिश हम कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं. अभी हमने सिर्फ रखा है, तो सिर्फ रखने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका जीरो होगा. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब एक्टिवेट होगा? जब मैं इसको इसके ऊपर स्लाइड कराने की कोशिश करूंगी, इसको इसके ऊपर मूव कराने की कोशिश करूंगी. अच्छा, अब होता क्या है एक्चुअली में? होता क्या है व्हेन यू आर ट्राइंग टू मूव वन ऑब्जेक्ट ऑन द अदर सरफेस, व्हाट एक्चुअली हैपेंस? ये देखिए, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है
इसका जो लोअर सरफेस है विच इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद अनदर सरफेस, इन एक्चुअलिटी ये सरफेस जो हम ऐसे शो करते हैं, इतना स्मूथ शो करते हैं, ये इतना स्मूथ नहीं होता है। ये कैसा होता है? इट्स समवॉट लाइक दिस, you know, there are some irregularities which are going to exist on every surface. देखिए, हमें देखने से when we normally view a surface, कोई भी चीज को हम देखते हैं जो देखने में हमें स्मूथ लग रही है, in actuality वो स्मूथ नहीं होती है। So there are these kind of irregularities which are going to exist on the surface. अच्छा, ये जो irregularities हैं ये इस ब्लॉक में भी हैं और इसी तरह की irregularities उस सरफेस पे भी है जिस पे इसको रखा गया और जिस पे इसको मूव करवाने की कोशिश की जाएगी। इरेगुलरिटीज दोनों सरफेस पे हैं। तो क्या होता है कि जो इरेगुलरिटीज होती हैं दे गेट इंटरलॉक्ड। ये सारे जो रिजेस पैदा हो रहे हैं, ये जो जिगजैग है, जो रिजेस हैं, ये दो सरफेसेस के एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं, इंटरलॉक होके फिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से इट इज नॉट दैट इजी टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन अदर सरफेस। तो अभी क्या होता है, जब ये इंटरलॉकिंग एस्टैब्लिश हो जाती है, उसके बाद इफ समबडी ट्राइज टू मूव एन ऑब्जेक्ट ओवर दिस सरफेस, जैसे मैं यहां से फोर्स अप्लाई करूं, ये मेरा अप्लाइड फोर्स है, सपोज मैं कुछ फोर्स अप्लाई करूं, फोर्स अप्लाई करके आई एम ट्राइंग टू स्लाइड दिस ऑब्जेक्ट ऑन दिस सरफेस, तो वो स्लाइडिंग अब इतनी आसान नहीं रह गई है। क्यों? क्योंकि ये जो इरेगुलरिटीज है ये एक दूसरे में अड़ी हुई हैं। You know, these irregularities are interlocked into each other. The irregularities of the two different surfaces are interlocked into each other, due to which this kind of movement is not that easy now. I mean, now if I'm going to apply force, तो ये ऑब्जेक्ट इस पे स्लाइड नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इसकी जो जितनी भी इसकी रेगुलरिटीज है वो इंटरलॉक्ड है, राइट? सो नाउ इफ आई हैव टू मूव इट, बिकॉज इवेंचुअली जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं मूव तो कर ही लेते हैं उसको। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, देन इन दैट केस द रेजिस्टेंस विच आई एम फेसिंग, द रेजिस्टेंस फ्रॉम द साइड ऑफ सरफेस दैट आई एम फेसिंग इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे सरफेस पे स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, इट इज नेवर दैट स्मूथ कि आप ऐसे टच कर दें और उसके ऊपर मूव करने लग जाए या स्लाइड करने लग जाए। नहीं, हमें थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। वो थोड़ा सा फोर्स हमें क्यों अप्लाई करना पड़ रहा है? क्योंकि ये सरफेस रेजिस्ट कर रहा है किसी भी तरह की मूवमेंट को, क्योंकि हमारी जो इरेगुलरिटीज है दो सरफेस की, दे आर इंटरलॉक्ड। तो दैट मीन्स वी आर नाउ गोइंग टू फेस अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इन द मूवमेंट। हम इसको उतनी आसानी से मूव नहीं करा पा रहे क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, इन दोनों के सरफेसेस एक दूसरे पे आसानी से मूव नहीं कर पा रहे हैं, और इसी को आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स विच वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस on account of the irregularities which are existing between the two surfaces. So it's a resistive force. I mean, ये हमेशा movement को oppose करने वाला force होता है। अगर आप force of friction इस force का nature study करें, तो ये कौन सा force होता है? This is a force which tends to always, this tends to always restrict the movement of one object on another object. ये उसका nature होता है, तो ये force of friction होता है। तो जब हमने force apply करा, ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट हो जाता है विच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आप कहेंगे कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या ये इस अप्लाइड फोर्स का रिएक्शन है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक डिफरेंट फोर्स है। आई मीन, ये जो फोर्स है ये इस फोर्स का रिएक्शन नहीं है। इस फोर्स का जो हमने फोर्स अप्लाई करा है उसका रिएक्शन कौन सा फोर्स होना चाहिए? देखिए, अगर मैं खुद अपने हाथ से इसको force apply कर रही हूँ, I am applying a certain force FA on this block, then reaction will be felt on my hand. The reaction will be exerted on my hand. तो इस force का जो reaction है वो तो मेरे hand पे आने वाला है। That means ये force of resistance, जो ये force of friction है, ये definitely इस force का reaction नहीं है, ये कोई और force है which is coming through some other source. इसका source ही कुछ और है। ये irregularities जो दोनों surfaces के बीच की हैं, that is the source of this force. So this force is not going to serve as the reaction to this force. ये कोई दूसरा force है which comes into play when one object is tried to move on another object, right? I mean, इस force का भी एक reaction होगा, वो कोई दूसरा होगा reaction, ठीक है? वो हम देखते हैं क्या होता है। इस force का भी अपना एक reaction होगा, लेकिन ये force इस force का reaction नहीं है। मतलब इन दोनों forces के बीच में आपस में ये रिश्ता नहीं है कि ये एक दूसरे के reaction forces है, ऐसा नहीं है, ठीक है? दिस इज अ फोर्स जिसका ओरिजिन ही बिल्कुल डिफरेंट है और ये फोर्स का ओरिजिन बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम क्या करते हैं,
अब हम देखते हैं कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसका वैल्यू कैसा रहता है, ये कैसे बिहेव करता है, दैट इज समथिंग वी हैव टू सी नाउ। देखिए आपने क्या किया, आपने एक ब्लॉक ले लिया, उस ब्लॉक पे आपने स्टार्टिंग में जरा सा फोर्स अप्लाई करा, ठीक है। एक्चुअली ये इतनी जल्दी हो जाता है कि हो सकता है इट इज नॉट इट इज नॉट नोटिसेबल टू यू, but this is how it works, this is how the mechanics of friction works. So what is going to happen that when you are going to apply a force on a block, तो आप स्टार्टिंग में उतना फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे जितने की जरूरत नहीं है। देखिए हम जब भी किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम रिक्वायरमेंट और नीड के हिसाब से अप्लाई करते हैं। अगर कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करना है तो ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, कोई बहुत हल्की चीज है उसको मूव करना है तो हम कम फोर्स अप्लाई करेंगे। सो the application of force is as per the need always, right? So initially when there is an object and you intend to move that object or you intend to slide that object on a surface, then initially you will not apply a very massive force. आप थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे, आप जरा सा फोर्स अप्लाई करते हैं और आपको महसूस होता है कि यार इतने फोर्स से ना ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं मूव कर रहा? क्योंकि आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आपके फोर्स अप्लाई करने से कोई चीज नहीं मूव कर रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो आपकी फोर्स अप्लाइड को बैलेंस कर रहा है। इन दिस सिचुएशन द टू फोर्सेस विच आर गेटिंग कैंसल्ड एंड विच आर नॉट एबल टू ब्रिंग दिस ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और चेंज इट्स स्टेट आर द टू फोर्सेस विच आर गेटिंग कैंसल्ड। देखिए जब तक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो रहेगा, जब तक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स जीरो रहेगा वो ऑब्जेक्ट हरकत में नहीं आ सकता, वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो इनिशियली इफ यू हैव दिस ऑब्जेक्ट एंड इनिशियली अगर ये ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर ही रहेगा जब तक इसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स माने नेट फोर्स नॉन जीरो। जब तक इसके ऊपर जो नेट फोर्स काम कर रहा है जब तक वो नॉन जीरो नहीं होगा ये कोई भी स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि आपने एक फोर्स अप्लाई करा, उतना ही फोर्स साथ साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनके जनरेट होना शुरू हो गया। मतलब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो फोर्स है ये कब जनरेट होता है? ये तब जनरेट होता है जब आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है इसको दूसरे सरफेस पे मूव करने का प्रयास किया जाता है। जब हमने इसको रखा हुआ है, सिर्फ रखा हुआ है और आपका अप्लाइड फोर्स जीरो है, आपने अभी कोई फोर्स अप्लाई करना नहीं शुरू किया, उस वक्त आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जीरो है। Force of friction is zero as long as the object is just kept on the table and there is no effort made in order to move that object on another surface, right? तो जब तक applied force zero है आपका force of friction भी zero है। फिर आपने applied force थोड़ा सा बढ़ा दिया, अब आपने इस force को थोड़ा सा बढ़ा दिया। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो आपका force of friction zero ना रहकर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा आपका। तो जब तक आपका applied force फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के, जब तक आपका अप्लाइड फोर्स इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर रहेगा तब तक आपके पास नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक और द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस सेम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं। ये फोर्स वो है जो आप खुद से इस पे अप्लाई कर रहे हैं और ये दूसरा फोर्स इस पे जो एक्ट कर रहा है दिस इज कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द द कॉन्टैक्ट पॉइंट। जो आपके पास इस ऑब्जेक्ट का इस सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट पॉइंट है उस फोर्स पे उन दोनों के बीच में ये रेजिस्टिव फोर्स जनरेट हो रहा है और इस फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट रहेगी टू द डायरेक्शन इन विच यू इंटेंड टू मूव द ऑब्जेक्ट। जैसे आपके पास डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो इस फोर्स की हेल्प से आप इसे असाइन करना चाहते हैं वो ये है, साफ साफ सी बात पता चल रही है। अगर आप इस तरह से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यू आर इंटेंडिंग टू एक्सेलरेट योर ऑब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली, राइट। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है इसका मतलब जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा क्योंकि वो एक रेजिस्टिव फोर्स है, राइट। तो अब क्या होता है कि आपके पास शुरू में जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना ही आपका फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, मतलब उतना ही आपका फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है। तो फ्रिक्शन एक सर्टेन लिमिट तक हमारे अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करता रहता है। उसका नेचर है कि जितना आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे उतना ही आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दूसरी तरफ से बढ़ता रहेगा और वो काफी हद तक रेजिस्ट करेगा कि मैं इस ऑब्जेक्ट को इस सरफेस पे ना मूव करने दूं। ऐसा फ्रिक्शन का नेचर होता है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सपोज मैंने और फोर्स अप्लाई करा, ये देखिए जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना बढ़ाया जा सकता है, वो कितना भी बढ़ाया जा सकता है, वो तो आपके अप्लायर पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना फोर्स बढ़ा सकता है, वो कितना भी बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है उसके साथ ऐसा नहीं है कि वो कितना भी इंक्रीज हो सकता है। इट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू टिल विच इट कैन रीच। तो इनिशियली जो आपका ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है विच इज गोइंग टू एग्जिस्ट बिफोर योर ऑब्जेक्ट हैज एक्चुअली स्टार्टेड मूविंग इज कॉल्ड द स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। कि अभी आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आया ही नहीं है, ये मोशन में लाए जाने से पहले का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। और ये कैसा है, इसका अमाउंट क्या है, इसका वैल्यू क्या है, वो डिपेंड करता है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड। जितना जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं साथ साथ ये भी उतने ही मैग्नीट्यूड में बढ़ता जा रहा है। इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद द अप्लाइड फोर्स। तो आपके पास फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा that will always depend on the magnitude of the applied force. Rather it will be equal to the applied force and opposite in direction. डायरेक्शन में तो ये ऑब्वियसली ऑपोजिट होगा बिकॉज ये अपोजिंग फोर्स है, रेजिस्ट करने वाला फोर्स है। तो इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल रहेगा, लेकिन एक हद तक, एक टाइम तक। उसके बाद आपको लगता है कि यार अभी मैंने फोर्स अप्लाई करा, अभी भी ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस बढ़ गया। आपने और बढ़ाया और बढ़ गया, अभी भी नहीं मूव कर पा रहा। बट अ टाइम विल कम व्हेन यू विल सी दैट योर ऑब्जेक्ट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ऑन द सरफेस। उस वक्त क्या होता है, जो आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू को अचीव कर लेता है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, limiting value of friction is the last, or you can say it is the maximum possible value of the static friction. कि static friction की एक maximum possible value है, वो उसने अचीव कर ली है। अब इसके बाद आप जितना मर्जी फोर्स इंक्रीज करो, static friction तो अब नहीं इंक्रीज होगा, राइट। तो इनिशियली क्या था, आपके पास फोर्स अप्लाइड 0 था तो ये भी 0 था। आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाना शुरू करा, ये भी बढ़ना शुरू हो गया। जितना आप फोर्स अप्लाइड बढ़ाते गए आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता गया और ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि उस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्सेस काम कर रहे थे इक्वल स्ट्रेंथ के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो मूव नहीं कर पा रहा। उसके बाद आपने और बढ़ाया, क्योंकि बढ़ाने वाला तो कितना भी बढ़ा सकता है फोर्स, तो आपने फोर्स और बढ़ाया, ये भी और बढ़ा। तो काफी हद तक आपके पास ये दोनों फोर्सेस बैलेंस करते रहे एक दूसरे को। देन अ टाइम केम व्हेन फॉर अ गिवन वैल्यू, फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ द अप्लाइड फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अटेन्ड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, कि ये मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की। अब इसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन तो नहीं बढ़ने वाला। आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा सकते हैं बट स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा वो, राइट। तो उस वक्त आपके पास इस सिस्टम के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेगा। दैट मीन्स एक सिचुएशन आ जाएगी जब आपका नेट फोर्स 0 नहीं रहेगा और आपका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स विच इज गोइंग टू एक्ट ऑन दिस ब्लॉक विल बी FA माइनस FR। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, FA माइनस FR। दैट मीन्स जो भी आपने अप्लाई करा फोर्स, उसमें से माइनस हुआ आपका रेजिस्टिव, जो भी आपकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो आपकी माइनस हुई। अब ये जो बच गया, दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज द नेट नॉन जीरो फोर्स विच इज नाउ एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अब सिस्टम को एक अनबैलेंस्ड फोर्स मिल गया है जो कि उसकी स्टेट को चेंज कर पाएगा। पहले अनबैलेंस्ड, पहले दोनों फोर्सेस बैलेंस कर रहे थे तो उस पर कोई नेट फोर्स आ ही नहीं रहा था, कोई नेट फोर्स नहीं आ रहा था तो उसका स्टेट चेंज हो ही नहीं पा रहा था, वो रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रह रहा था। अभी जैसे ही आपका अप्लाइड फोर्स सिस्टम की लिमिटिंग वैल्यू को एक्सीड कर जाता है, उससे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स तो आपके हाथ में, आप कितना भी बढ़ा सकते हैं, तो आपके पास एक अनबैलेंस्ड फोर्स बिगिंस टू एक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट विच इज FA माइनस FR, right? Up due to the presence of this unbalanced force, this object will begin to change its state. अभी क्या होगा, ये रेस्ट से मोशन पर आ जाएगा, ये रेस्ट से मोशन पर आ जाएगा। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट करेगा, मतलब ये वो स्थिति है जब आपके पास ये वाला फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इज अ सिचुएशन व्हेन योर एक्सेलरेशन इन द सिस्टम इज नो मोर इक्वल टू 0।
now your system will accelerate. Accelerate means now you will see that your system is undergoing a change in its velocity. उसकी velocity में increment आना शुरू होगा. शुरू में velocity 0 थी क्योंकि object rest पे था. अब velocity उसकी non zero हो जाएगी और उसकी velocity बढ़ेगी. और कब तक बढ़ेगी? जब तक आप force को apply करते रहेंगे तब तक बढ़ेगी. ठीक है, जब तक आप force को apply करते रहेंगे आपके पास ये factor exist करेगा और फिर आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट करेगा. एंड एक्सेलरेट करने का मतलब इट विल अंडरगो अ इंक्रीमेंट इन इट्स वेलोसिटी एंड इट विल मूव ऑन द सरफेस. अच्छा, एक बात और है कि जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया है, व्हेन योर ऑब्जेक्ट हैज जस्ट स्टार्टेड मूविंग, उस वक्त फ्रिक्शन का नाम बदल जाता है. कैसे बदल जाता है कि जब तक तो ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा था तो हमने बोला था द फ्रिक्शन विच इज एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम वाज टर्म्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन. लेकिन अब जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक मींस द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट्स, दिस इज द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट्स व्हेन योर ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. तो जब आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, मोशन में है, देखिए जब तक वो स्लाइड करता रहेगा, जब तक वो मोशन में रहेगा, फ्रिक्शन तो रहेगा ही रहेगा. फ्रिक्शन सिर्फ तब जीरो होता है जब ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, वो एक सरफेस के ऊपर जस्ट पड़ा हुआ है. लेकिन जब उसको मूव कराने की कोशिश की जा रही है या वो मोशन में आ चुका है, दोनों ही सिचुएशंस में फ्रिक्शन विल बी देयर. तो इनिशियली स्टैटिक फ्रिक्शन वो सिचुएशन है जब हम ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स. कि मैंने फोर्स अप्लाई करा, मैं उसको हिलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो हिल नहीं पा रहा अभी, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. लेकिन जब मैंने थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को मेरा अप्लाइड फोर्स एक्सीड कर गया और मेरा ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, उस वक्त भी फ्रिक्शन तो रहेगा. लेकिन फ्रिक्शन को उस वक्त हम क्या कहेंगे? विल कॉल इट काइनेटिक फ्रिक्शन. दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. अच्छा, अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, सपोज आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आ गया. अब या तो एक ये चांस है कि हम फोर्स अप्लाई करके ही रखें. अगर आप फोर्स अप्लाई करते रहेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड स्टेट पे रहेगा हमेशा. एक्सेलरेटेड स्टेट पे रहने का मतलब क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है इट विल कॉन्टिन्यूसली गो ऑन गेनिंग द वेलोसिटीज. इट विल कॉन्टिन्यूसली गो ऑन गेनिंग स्ट्रेंथ इन इट्स वेलोसिटी. ठीक है ना? तो वो है कि आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन से चल रहा है. दूसरा है कि सपोज यू वांट योर ऑब्जेक्ट टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. आप ये चाहते हो कि आपका ऑब्जेक्ट मूव करे लेकिन वो ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे. यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए. दिस इज व्हाट यू वांट. तो आपने अगर एक्सेलरेशन को जीरो करना है, मतलब ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराना है, तो क्या चाहिए आपको? देखिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए फोर्स की जरूरत है. ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज क्या होती है कि रेस्ट से मोशन पे लाना या मोशन से रेस्ट पे लाना. इस तरह मतलब कुछ भी स्टेट में चेंज होता है उसके लिए आपको फोर्स चाहिए. लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इज जीरो. क्योंकि अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है फिर तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं मूव कर पाएगा. यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने का मतलब है कि ना उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आ रहा है, ना उसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में, ना कि दैट मीन्स ना उसके स्पीड में कोई चेंज आ रहा है. ये सिचुएशन तब पॉसिबल है जब आपकी एक्सेलरेशन जीरो है. एक्सेलरेशन जीरो है का मतलब ये है कि जब सिस्टम पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रहा. ठीक है? तो अगर हम कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है आपका, वो रेस्ट पे है और वो रेस्ट पे ही रह रहा है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट अंडरगोइंग एनी स्टेट चेंज. दूसरी पॉसिबिलिटी, एक ऑब्जेक्ट आपका एक सर्टन स्पीड से और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो उसी तरह से मूव करता रहता है इंडेफिनेटली. इट डजंट अंडरगोज एनी चेंज इन डायरेक्शन, इट डजंट अंडरगोज एनी चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड. उस वक्त हम कहेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट अभी भी, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, अभी भी उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, if your object is moving with uniform velocity, it is not acted upon by any net force. उसके ऊपर उस वक्त कोई net force नहीं है. इसका मतलब सपोज आप एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप रेस्ट से मोशन में ले आए हो. अब आप चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलता रहे. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
देखिए, अगर आप अपना अप्लाइड फोर्स जीरो कर देते हैं, अप्लाइड फोर्स जीरो करने का मतलब है आप अपना हाथ हटा लेते हैं। सपोज आप अपने हाथ की हेल्प से उसको मूव कर रहे थे और आपने अपना फोर्स लगाना बंद कर दिया बिल्कुल, और आपने सब कुछ छोड़ दिया कि चलो ठीक है अब एक बार मोशन में ले आए हैं, छोड़ देते हैं आप। अगर आप ऐसा करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं चल पाएगा, रादर वो रिटार्ड कर जाएगा, वो डी एक्सेलरेट कर जाएगा। वाई? बिकॉज just by removing your hand, just by discontinuing this force Fa, it is not that there is no force acting on the system anymore. आपने फोर्स हटा दिया लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो रहेगा ही रहेगा। अगर आपका एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो रहेगा ही रहेगा, प्रोवाइडेड यू हैव दिस काइंड ऑफ सरफेस विच हैज इरेगुलरिटीज, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो है। तो अगर आप अपना फोर्स हटा लेते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि सिस्टम पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, आपने अपना हटा दिया है लेकिन एक दूसरा फोर्स तो एक्ट कर ही रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस वक्त एक अनबैलेंस्ड फोर्स की तरह काम करेगा, मतलब दैट विल बी द ओनली फोर्स विच विल बी एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, and since that force is acting in a direction which is opposite to the direction of movement, तो वो एक रिटार्डिंग फोर्स की तरह काम करेगा। रिटार्डिंग फोर्स का क्या काम होता है? एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है उसको रोक देना। तो आप अगर अपना फोर्स दैट इज Fa को जीरो कर देते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो ब्लॉक मोशन में लाया गया था वो थोड़े समय के बाद आगे जाके अपने आप रुक जाता है। तो वो जो अपने आप रुक रहा है वो किसके वजह से रुक रहा है? देखिए, कोई भी चीज अपने आप नहीं हो सकती, कोई भी जो स्टेट चेंज है वो अपने आप से नहीं हो सकता। इट इज ऑलवेज अ फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो अगर एक चलता हुआ ऑब्जेक्ट रुक गया है, आप बेशक फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कोई और फोर्स है जो उसको रोक रहा है, विच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एक अनबैलेंस्ड फोर्स है जो उसको रोक रहा है, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका रुके ना और एक यूनिफॉर्म गति से चलता रहे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चलता रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको Fa को जीरो नहीं करना पड़ेगा। Fa को अगर आप जीरो करेंगे तो सिस्टम में अनबैलेंसिंग हो जाएगी फोर्स की, ठीक है ना। फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट को रोक देगा, मतलब ऑब्जेक्ट डी एक्सेलरेशन के स्टेट में चला गया। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चलेगा, वो डी एक्सेलरेट हो जाएगा और फाइनली रुक जाएगा। तो इफ यू वांट योर ऑब्जेक्ट टू मूव with a constant and a uniform velocity, what do you need to do? You only need to reduce the magnitude of your applied force. आपको जब आपने ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन पे लाना था, आपने अप्लाइड फोर्स को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा बढ़ा लिया, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की एक लिमिट थी कि भाई मैं तो लिमिटिंग वैल्यू तक बढ़ सकता हूं, उसके बाद तुम बढ़ाते रहो लेकिन मैं और नहीं बढ़ सकता, ठीक है ना। तो आपने फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा अपना अप्लाइड फोर्स कर लिया था। उस अनबैलेंसिंग की वजह से ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हुआ था, वो रेस्ट से मोशन में आया था। अब हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म गति के साथ वो मूव करे, दैट मीन्स हमने ये अनबैलेंसिंग को खत्म करना है, हमने अनबैलेंसिंग को खत्म करना है। तो आपने क्या करना है कि जो आपके पास फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, ये जो फिलहाल आप जब अप्लाइड फोर्स अप्लाई कर रहे थे, आपका अप्लाइड फोर्स फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस से ज्यादा था। अब आपको क्या करना है, आपको अपना अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा कम करके फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर कर देना है। दैट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से एक बार मोशन में आ गया है तो उसको मोशन में रखने के लिए, मतलब उसके मोशन को कंटिन्यू करने के लिए विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, आपको अनबैलेंस्ड फोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स विल ऑलवेज कॉज स्टेट चेंज। And if you want to move an object with uniform velocity, that means you do not want any state change anymore. तो आपको अनबैलेंसिंग फोर्स की खत्म करनी पड़ेगी सिस्टम में से। वो कब हो सकती है? आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो है ही है, अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है दूसरे सरफेस के ऊपर तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो है ही है। इसका मतलब आपको अप्लाइड फोर्स को रिमूव नहीं करना, सिर्फ कम करना है, थोड़ा सा कम करना है, ताकि आपका अप्लाइड फोर्स फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए फिर से, ठीक है। सो नाउ व्हेन योर बॉडी हैज बीन ब्रॉट इनटू मोशन, इट इज मूविंग, इट इज एक्सेलरेटिंग, एंड यू वांट योर बॉडी टू स्टॉप एक्सेलरेटिंग एंड रादर स्टार्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट यू नीड टू डू, you just need to reduce the amount of applied force so that your applied force becomes equal to your force of resistance. वो दोनों फोर्सेस जब इक्वल हो जाएंगे, मतलब सिस्टम में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा,
तो वो जिस एग्जिस्टिंग स्टेट पे है उसी एग्जिस्टिंग स्टेट में कंटिन्यू करेगा। मतलब अब वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा और उसी वेलोसिटी के साथ रहेगा और उसी स्पीड के साथ चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से चलता है आपका फ्रिक्शन का काम कि जब भी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को मोशन में लाना है या मोशन में एक ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में ही कंटिन्यू कराना है with uniform speed and everything all the motion parameters remaining same, तो उस सिचुएशन में आपको अप्लाइड फोर्स में ये चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि वो आपके फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस को बैलेंस कर ले और आपका ऑब्जेक्ट मूव कर सके। ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है। जैसे आप कोई भी बॉल है, अगर आप बॉल को सरफेस के ऊपर रोल करते हैं, आप कोई बॉल लेते हैं, आपको सरफेस के ऊपर रोल करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि आपकी बॉल जो एक बार रोल करना शुरू कर गई है वो हमेशा रोल करती ही रहती है। वो थोड़ी देर रोल करती है एंड देन ओवर अ सर्टेन डिस्टेंस आप देखते हैं कि बॉल आगे जाके रुक गई है। तो वो रुक क्यों रही है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ ग्राउंड। इन दैट केस अगर आप चाहते हैं कि बॉल मूव करती रहे तो आपको थोड़ा थोड़ा फोर्स उसको अप्लाई करना ही पड़ेगा। यू हैव टू कीप अप्लाइंग a small amount of force to that object and that small amount of force is equal in magnitude to the applied friction which the surface is offering to it, right? तो ये था हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में और भी काफी कुछ होता है बट अभी फिलहाल मैंने आपको फ्रिक्शन में उतना बताया है जितना कि हमें उन सिचुएशंस को समझने के लिए जरूरी है जो हमने कुछ एग्जांपल स्टडी करने हैं जिसमें हम न्यूटन्स थर्ड लॉ का इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं। सो अभी वैसे फ्रिक्शन में काफी कुछ है बट विल कन्फाइन अ डिस्कशन टिल दिस पॉइंट। एक बात और बता देती हूँ आपको कि जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है। जैसे हमने बोला फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था, फिर उसका लिमिटिंग वैल्यू अचीव हुआ विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, देन द काइनेटिक फ्रिक्शन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये जो फ्रिक्शन है ये न्यूमेरिकली डिफाइन कैसे किए जाते हैं? ये फ्रिक्शन का वैल्यू न्यूमेरिकली डिफाइन करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला चलता है म्यू इंटू एन। ये फॉर्मूला रहेगा आपके फ्रिक्शन का। दिस पैरामीटर इज कॉल्ड म्यू, म्यू कहते हैं इसको। और ये क्या डिफाइन करता है? ये डिफाइन करता है द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच योर ऑब्जेक्ट इज मूविंग। जो आपका ऑब्जेक्ट का नेचर है, आई मीन देखिए कभी कभी आपके पास जो ऑब्जेक्ट है जिसपे आप दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, समटाइम्स इट्स अ रोड, समटाइम्स इट्स एन आइस स्लैब, समटाइम्स इट्स अ वेरी स्मूथ सर्फेस, समटाइम्स इट्स अ वेरी हार्ड सर्फेस। तो वो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है ये पैरामीटर। ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू 0 रहेगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगा। दैट मीन्स आपके पास इसका छोटा वैल्यू 0 होता है और सबसे लार्ज वैल्यू इसका 1 रहता है। तो 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू ज्यादातर पाई जाती है और ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। जितना आपका हार्ड सरफेस होगा, मतलब जिसपे इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा हैं, उस तरह के सरफेस में आपके पास जो ये म्यू का वैल्यू होगा ये हाई होगा। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ म्यू विल बी अप्रोचिंग 1 in case of surfaces which are very rough surfaces which are offering high degree of friction, and in case of surfaces which are comparatively smooth, वहां पे आपके पास म्यू का वैल्यू कम रहता है, राइट? और दूसरा आपके पास जो ये एन होता है, एन इज रिप्रेजेंटिंग द नॉर्मल रिएक्शन, कि आपका जो नॉर्मल रिएक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है वो आप समझ चुके हैं। इन दिस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड क्वाइट वेल व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पे भी आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। इसका मतलब जैसे सपोज आप ऐसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन जनरेट कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कम नॉर्मल रिएक्शन जनरेट कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन जनरेट करेगा, जो ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन जनरेट करेगा, वो ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ऑफर करेगा। देखिए, suppose you have one surface and you have two blocks of the same material, same density। तो इसका मतलब है कि जो छोटा ब्लॉक है उसका वेट कम होगा। सपोज इसका जो वेट है वो है m1, तो इसका m1 is the mass of the object, so that m1g is the weight of the object। और जो दूसरा है इसका जो मास है वो m2 है, such that m2g, just a moment, I think it's not visible to you, yeah। तो ये आपका m1g है, ये आपका m2g है। m1 is less than your m2, your m1 is less than your m2। अब जो ये वेट है ऑब्जेक्ट का, इसी के
हेल्प से ही या इसी पे डिपेंड करता है आपका नॉर्मल रिएक्शन। जो ऑब्जेक्ट आपका लाइट वेट है, जिसका वेट कम है, वो सरफेस पे कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसके वजह से कम फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसके वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगा N1 वो भी कम जनरेट होगा। जो ऑब्जेक्ट आपका भारी है उसके केस में आपका जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो ज्यादा आएगा, राइट। दिस इज अ सिचुएशन विच इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द केस कि अगर आपके पास एक ही सरफेस पे एक ही मटेरियल के दो अलग अलग साइज के ऑब्जेक्ट हैं, तो अप्लाइड फोर्स दोनों को मूव करने में किस केस में ज्यादा चाहिए? डेफिनेटली यू नीड मोर अप्लाइड फोर्स इन ऑर्डर टू मूव द हेवियर ऑब्जेक्ट। व्हाई? क्योंकि इसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा ऑफर करेगा। मतलब अगर आप इसको फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स की अप्लाई करते ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले। तो अगर आप कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर जो आप वो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज कमिंग टू प्ले, अगर वो कम होगा तो आपका ऑब्जेक्ट इजिली मोशन में नहीं आ पाएगा। दैट मीन्स नाउ in order to move the heavier object out of these two, in order to move the heavier object or bring that heavier object into motion, the applied force needed for moving the heavier object would be more. क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो heavier object है उसका जो maximum value of static friction है वो ज्यादा होगी depending on the normal reaction, because that value is going to depend on the normal reaction. तो वो ज्यादा बड़ा लिमिटिंग वैल्यू जनरेट करेगा। दैट मीन्स बहुत देर तक आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो भी आपका फ्रिक्शन बढ़ता चला जाएगा उसको रेजिस्ट करने के लिए। तो इतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उसका, उसके बाद जब आपका अप्लाइड फोर्स एक्सीड करेगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू को, तो आपका ये ऑब्जेक्ट मोशन में लाया जा सकता है। दैट मीन्स इफ यू हैव टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल का मतलब है कि उनका म्यू वाला फैक्टर सेम है, सेम तरह का इरेगुलरिटी एग्जिस्ट करता है उनके सरफेस पे, लेकिन जो ऑब्जेक्ट आपका हैवी रहेगा उस हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हैवी ऑब्जेक्ट के केस में जो फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है या जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ज्यादा है, राइट। सो दिस वाज अ स्लाइट आइडिया, आई विल से अ स्लाइट आइडिया अबाउट फ्रिक्शन। अब इतना जानने के बाद हम अपना एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं, राइट। ओके जी, लेट्स सी देयर इज अ पर्सन हु इज वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। ये एक पर्सन है, आपको इसका थोड़ा सा मैं लिम्ब मूवमेंट समझा देती हूँ। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो व्हेन वी आर डूइंग दैट, हमारा हैंड मूवमेंट कैसा रहता है और हमारे लिम्स का मूवमेंट, हमारे लोअर लिम्स का मूवमेंट कैसे रहता है। आपके नीज कुछ इस तरह से बेंड हो जाते हैं, एंड दिस इज हाउ योर लेग्स अपीयर व्हेन यू आर ट्राइंग टू वॉक ऑन अ सर्फेस, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि एक लेग है, एक लेग से आप एट ए टाइम पीछे की तरफ प्रेशर लगाते हैं, हमेशा। तो जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं, आई मीन सपोज यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आप अपने एक लिम्ब के हेल्प से कुछ इस तरह से फोर्स अप्लाई करेंगे। सो दिस FA हियर इज रिप्रेजेंटिंग द फोर्स विद विच यू आर पुशिंग द ग्राउंड। आप ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में इस दिशा में इस कंपोनेंट की हेल्प से पुश कर रहे हैं। देखिए, ये जो FA कंपोनेंट है, ये फोर्स आया कहां से? ये फोर्स डेफिनेटली आपके वेट की वजह से है। अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई मास नहीं है और कोई ग्रेविटेशनल पुल उस पर एक्ट नहीं कर रहा अर्थ की साइड से, तो ऐसा कोई फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे ग्राउंड पे, ठीक है। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है, दिस फोर्स इज समवेयर this force is somewhere being generated because of the weight of the object. तो आपके पास जो ये पर्सन है, इसका वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, एग्जैक्टली इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन एकदम डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स ही आपका वेट है ऑब्जेक्ट का। तो पर्सन का जो वेट है दैट इज गोइंग टू एक्ट एग्जैक्टली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और उस वेट के वजह से, बिकॉज दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ सर्फेस, इसके वेट के वजह से इट इज गोइंग टू एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द ग्राउंड विच इज इक्वल टू इट्स वेट इटसेल्फ, ठीक है। तो इसके वेट के बराबर एक फोर्स से ये इस ग्राउंड सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट करने वाला है। सो दैट इज दिस फोर्स,
दिस इज द फोर्स विच इट इज अप्लाइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब वो, देखिए आप इमेजिन करिए, आप चल के देखिए, जब आप चलेंगे तो हर वक्त आपका दोनों लिम्स में से कोई एक लिम्ब बैकवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड को कुछ इस तरह से पुश करेगा, राइट? अच्छा जी, उसके बाद एक फोर्स हमारे पास यहां पर है Fr, विच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मूवमेंट को अपोज करने वाला फोर्स होता है, मूवमेंट को अपोज करने वाला फोर्स होता है। इसका मतलब अगर ये पर्सन इस वक्त इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये पर्सन इस वक्त इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एंड इट विल डेफिनेटली एक्ट। और हम यहां देखेंगे कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये बंदा चल नहीं सकता। दिस पर्सन विल नॉट बी एबल टू मूव ऑन द सर्फेस इफ देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रादर दिस पर्सन विल फेल डाउन, this person will tend to fall down if there is no force of friction. So what is happening, ये आपका force of friction है which is going to act exactly in the opposite direction to the direction of movement of the person. So since the person is moving in this direction, that is from left to right, that means the force of friction is likely to act from right to left, that is just in the opposite direction. अब हम देखते हैं कि इन फोर्सेस के रिएक्शंस कौन कौन से आते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन में या न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हमने यही स्टडी करा है दैट टू एवरी फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, दैट मीन्स टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये वो रिएक्शंस है, ये वो फोर्सेस है जो हमने जनरेट करे हैं, जो हम एक्सर्ट कर रहे हैं सरफेस पे। Fa जो हम अप्लाई कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसका एक रिएक्शन फोर्स इस तरह से एक्ट करेगा। You can see an exactly oppositely pointing arrow I have drawn here and I have written this is the reaction of Fa. तो ये आपके Fa का रिएक्शन है, मतलब ये एक कंपोनेंट है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। और ये रिएक्शन आपको कहां से मिल रहा है? ग्राउंड की तरफ से। क्योंकि देखिए Fa is that force which you are exerting on the ground, तो ग्राउंड ही आपको रिएक्शन दे रहा है। जो आपने फोर्स एक्सर्ट करा आपने ग्राउंड पे करा, ग्राउंड ने आपकी बॉडी पे करा एक्सर्ट, ठीक है? तो इस अप्लाइड फोर्स से एक रिएक्शन जनरेट होगा, दिस इज द रिएक्शन ऑफ Fa which will be pointing exactly in the opposite direction to the direction of force that your limb has applied or exerted on the ground. उसके बाद आपके पास जो आपका वेट के वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा है, जो पर्सन के वेट के वजह से फोर्स एक्ट कर रहा है ग्राउंड में, जिसको कि हम mg से शो कर रहे हैं, इसका एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा एग्जैक्टली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इस फोर्स का रिएक्शन विल बी दिस फोर्स N विच विल बी एक्टेड ऑन द पर्सन, क्योंकि इसके वेट की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो ग्राउंड पे एक्ट कर रहा है, तो ग्राउंड भी इसकी बॉडी पे एक रिएक्शन देगा और वो रिएक्शन ये फोर्स होगा, दिस वन, राइट? उसके बाद जो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के भी बिल्कुल ऑपोजिट एक रिएक्शन जनरेट होगा एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द पर्सन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन जनरेट हो रहा है, इसको हम Fc से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस इज द फॉरवर्ड कंपोनेंट विच हेल्प्स अस टू मूव फॉरवर्ड। ये एक फॉरवर्ड कंपोनेंट है फोर्स का जो आपकी मूवमेंट में हेल्प करने वाले आप। तो इन दिस केस अगर आप Fr को 0 कर देते हैं, मान लीजिए आप किसी ऐसे सरफेस पे मूव कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन ऑफर नहीं करता। देखो प्रैक्टिकली तो ऐसा कोई सरफेस नहीं होता। अगर आप अपने घर में किसी ग्राउंड सरफेस पे मूव करते हैं, किसी ग्रासी लैंड पे मूव करते हैं, किसी टाइल पे मूव करते हैं, कहीं पर भी मूव करते हैं, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हमेशा होता है। लेकिन देयर आर सम सर्फेसेस विच आर हाईली पॉलिश्ड, बहुत ज्यादा पॉलिशिंग होती है उनमें इरेगुलरिटीज होते ही नहीं है, तो वो फ्रिक्शन 0 तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन बहुत कम ऑफर करते हैं। दे ऑफर वेरी लेस फ्रिक्शन। वेरी लेस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि आप उस पर चल ही नहीं पाते हैं, आप स्लिप हो जाते हैं, यू टेंड टू फॉल डाउन, उसमें आपको स्लिपिंग आ जाता है, स्लिपिंग इफेक्ट आ जाता है। तो वही चीज है कि अगर आपका कोई ऐसा सरफेस होगा, जैसे सपोज आप किसी आईसी सरफेस पे, आइस का कोई स्लैब हो, कोई आईसी सरफेस हो, उस पे वॉक करने की कोशिश करेंगे तो आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। या इनकेस आप किसी ऐसे सरफेस पे चलेंगे जिसके ऊपर पानी गिरा हुआ है या ऐसा कुछ है, क्योंकि पानी भी क्या करेगा, आपका फ्रिक्शन कम कर देगा। फ्रिक्शन कम होने की वजह से आप वहां भी स्लिप कर सकते हैं, गिर सकते हैं। तो इफ योर Fr component is going to be very less, in that case the Fc component, which is nothing but a reaction of Fr component,
वो भी बहुत कम हो जाएगा। और ये वो कंपोनेंट है जो आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट में आपको इमेंसली हेल्प करने वाला है। तो दैट मीन्स अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 0 होगा तो आपका एफसी भी 0 हो जाएगा, और ये अगर 0 हो गया तो आप नहीं चल पाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू नेगोशिएट कंफर्टेबली ऑन द सर्फेस, राइट। सो दिस वाज द वॉकिंग मॉडल कि हमारे को वॉक करने में हमें वॉक करने में हमारे जो रिएक्शन फोर्सेस हैं ये कैसे हेल्प करते हैं, कैसे इस रिएक्शन की वजह से जो जनरेट होता है, ये जो रिएक्शन होते हैं, हर फोर्स का जो एक रिएक्शन होता है वो आपको हेल्प करने में, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। सो आज बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी कुछ और एग्जांपल्स हैं बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर।